हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज एक नए सेशन में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन के बारे में। जी हाँ, यानी 1 जनवरी से लेकर के और 5 जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत, उन पे हम डिस्कस करेंगे। यानी 2025 के पहले सप्ताह की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए और जो भी करंट अफेयर्स आपने एक हफ्ते में पढ़ा है वो फिर से रिवाइज हो जाए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे, पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है। जी हाँ, सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात करें तो इस बार हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है केरल ने। किसने जीता है? तो केरल ने खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे किया गया? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है कहां पे? केरल में इसका आयोजन किया गया और इसका खिताब भी जीता है केरल ने। केरल ने फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ को हराया। किसको हराया? तो चंडीगढ़ को 34-31 से पराजित करके खिताब जीता। 34-31 से पराजित करके केरल ने खिताब जीता है। तो पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का विजेता है कौन? तो विजेता है केरल और उप विजेता है आपका कौन? चंडीगढ़। बात करें हैंडबॉल, तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। आइए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में विपुल कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको? विपुल कुमार को नियुक्त किया गया है। ये 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये पंजाब से संबंध रखते हैं। कहां के रहने वाले हैं? तो ये पंजाब के रहने वाले हैं और अभी रिटायर हुए हैं कौन? अनीश दयाल सिंह। कौन? अनीश दयाल सिंह अभी रिटायर हुए हैं और अनीश दयाल सिंह के स्थान पे विपुल कुमार को बनाया गया है सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर जनरल। बात करें सीआरपीएफ की तो इसकी स्थापना 1939 में सीआरपी के रूप में यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1949 में इसे सीआरपीएफ के रूप में पुनः स्थापित किया गया था और ये हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। कौन? सीआरपीएफ। और इसके नए महानिदेशक बने हैं कौन? विपुल कुमार। तो उम्मीद करते हैं ये आपको रिवाइज रहेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और एक तरह से रिवीजन करने के बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे इस एक हफ्ते के करंट अफेयर से। विवाद से विश्वास योजना की बात करें तो इस साल का जब बजट पेश किया गया था यानी 2024 का जो अंतिम बजट पेश किया गया था उसमें इस विवाद से विश्वास योजना की आधारशिला रखी गई थी और ये योजना मुख्यतः संबंधित है किससे? कराधान से यानी टैक्सेशन से संबंधित है। यह मुख्यतः टैक्स और ब्याज से संबंधित जो भी विवाद हैं उनका निपटारा करने के लिए सीबीडीटी के द्वारा, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। अभी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी समय सीमा खत्म हो रही थी 31 दिसंबर को, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है कब तक? तो 31 जनवरी 2025 तक। तो आपसे कहें कि विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है और इसको संचालित करता है सीबीडीटी और यह मुख्यतः टैक्सेशन से यानी कराधान से संबंधित योजना है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज, जी हां आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अभी हाल ही में किस संस्थान ने शॉक सिरिंज का कह लीजिए ना निर्माण किया है, यानी जो हमारी त्वचा में सिरिंज की वजह से होने वाले जो संक्रमण है उस त्वचा के संक्रमण को कम किया जा सके और दर्द से राहत दिलाई जा सके, जिसके लिए शॉक सिरिंज विकसित की गई है। किसके द्वारा? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा शॉक सिरिंज
निर्मित की गई है। तो दर्द रहित शॉक सिरिंज का निर्माण किया है किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। तो उम्मीद करते हैं यानी अब सुई लगाने में आपको दर्द नहीं होगा, उस दर्द से निजात मिलने का अभी चूहों पे ट्रायल किया गया है, चूहों पे इसका परीक्षण किया गया है और आने वाले समय में ये मनुष्यों के लिए भी प्रयोग की जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? जी हां, अभी दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल किया है किस देश ने? चाइना ने ट्रायल किया है। किस देश ने? चाइना ने इसका ट्रायल किया है। और ये जो ट्रेन है इसका जो परीक्षण गति है वो तो 450 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी जो व्यावसायिक गति होगी यानी कह लिए कि जब ये यूज में लाई जाएगी यानी जब ट्रैक पे इसको दौड़ाया जाएगा तो इसकी गति होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी परीक्षण गति है कितनी? 450 की। और ये दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी जिसका नाम क्या होगा? CR450। और इसका निर्माण किया है किसने? तो चाइना ने इसका निर्माण किया है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपके लिए, किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया है? जी आपको याद करना है ये पॉइंट। कहना विलो क्या है? तो विलो एक क्वांटम प्रोसेसर है जो क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। और इसको लॉन्च किया है किसने? तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने। किसने? तो गूगल ने। तो आपसे कहेंगे क्वांटम प्रोसेसर विलो, आगे एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें गूगल की, तो गूगल जो स्टेब्लिश किया गया था कब? 1998 में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वर्तमान में इसके सीईओ है कौन? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई इसके वर्तमान में क्या है? सीईओ है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपके सामने, स्क्रब टाइफस। जी हाँ, ये नाम आपको याद रखना है। स्क्रब टाइफस हाल ही में समाचारों में देखा गया था, यह किसके कारण होता है? तो बात करना स्क्रब टाइफस तो एक प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाला ये डिजीज है। कहना बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है स्क्रब टाइफस। और इसके मामले अभी देखे गए हैं कहां पे? तो चेन्नई तमिलनाडु के पास। कहां पे? तो चेन्नई तमिलनाडु के पास इसके मामले देखे गए हैं। इसके तहत मुख्यतः कह लीजिए ना सर दर्द, बदन दर्द और बुखार के लक्षण होते हैं। और ये मुख्यतः होता किसकी वजह से है? तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है ओरेंटिया तसुगामुसी। क्या याद रखना है? तो कह लिए ना ओरेंटिया तसुगामुसी बैक्टीरिया की वजह से होता है क्या? स्क्रब टाइफस। और इसके मामले अभी किस राज्य में देखे गए हैं? तो इसके मामले देखे गए हैं तमिलनाडु, चेन्नई में। और बात करें ना इसके टेस्ट के लिए जो परीक्षण किया जाता है एलिसा टेस्ट किया जाता है। किसका? तो कहना एलिसा टेस्ट की वजह से, कह लिए टेस्ट की सहायता से इसका परीक्षण किया जाता है। तो कहें स्क्रब टाइफस किससे उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है? तो कहें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? आईएनएस सूरत क्या है? तो आईएनएस सूरत एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, यानी लड़ाकू कह लीजिए ना कि जहाज है, लड़ाकू जहाज है। और इसको भारतीय नौसेना के द्वारा 15 जनवरी को नौसेना में शामिल किया जाएगा। 15 जनवरी 2025 को। कब? तो 15 जनवरी 2025 को कह लिए ना आईएनएस वागीर, आईएनएस वागीर और नीलगिरी के साथ। किसके साथ? तो आईएनएस वागीर, नीलगिरी और आईएनएस सूरत को 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। और ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला एक प्रकार का स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, यानी लड़ाकू जहाज होगा। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? तो राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन करने वाला राज्य है कौन?
केरल। कौन सा? केरल। तो भारत के 28 राज्यों और जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश यानी एक तरह से आप समझिए यूएई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, इन देशों के जो कलाकार हैं मुख्यतः कह लीजिए ना इस राष्ट्रीय सरस मेले में अपनी जो हस्त निर्मित वस्तुएं हैं या जो भी अपने उत्पाद हैं उन उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। कहां पे? राष्ट्रीय सरस मेला 2025। और इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है केरल राज्य में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हां, आपको याद रखना है सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो अभी जैव विविधता की गणना करने के लिए, जैव विविधता का पता लगाने के लिए अभी 4 दिवसीय जीव सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां पे? तो सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य में। और ये सेदुर्नी वन्यजीव तो आगे जैसे जेडी या रेलवे के एग्जाम्स में उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहें सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। और यहीं पे 4 दिवसीय जीव सर्वेक्षण का आयोजन किया गया जिसकी सहायता से जैव विविधता का पता लगाया जा सके, यानी कहां पे कितनी जैव प्रजातियों में वृद्धि हुई है उनका पता लगाने के लिए जीव सर्वेक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। कहां पे? सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो अभी मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बात करें बैक्टीरिया विकसित करने वाला संस्थान कौन है? तो ये है आईआईटी बॉम्बे। कौन? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक ऐसा बैक्टीरिया विकसित किया गया है जो कह लीजिए ना मृदा प्रदूषण से निपटने का काम करेगा, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है मृदा में उनको खा करके एक तरह से पोषक तत्व उत्पन्न करने का काम करेगा ये बैक्टीरिया। और इसको विकसित किया है किसने? तो आईआईटी बॉम्बे ने। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके लिए 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो बात करें 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान के लिए कांग्रेस का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। कहां पे? तो हैदराबाद में, जहां पे मुख्यतः कह लीजिए ना शिक्षा, विज्ञान व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी। तो कहना 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पे? तो हैदराबाद में किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके लिए भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? तो भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन अभी किया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। कहां पे? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर गुजरात में। कहां पे? तो जामनगर गुजरात में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन किया गया, जहां पे गुजरात में पाई जाने वाली लगभग कह लीजिए ना पक्षियों की 300 प्रजातियों की गणना की जाएगी। तो कहें इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। कभी कहे पुलिकट झील अभ्यारण्य, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित। तो आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है उद्घाटन खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत में कब आयोजित होने वाला है? तो जी हां, पहली बार कह लीजिए ना कि भारत में खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है। खो खो का विश्व कप पहली बार आयोजित होने वाला है, और इसका आयोजन किया जाएगा 13 से 19 जनवरी के बीच। कब? तो 13 से 19 जनवरी के बीच पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? तो इसका मेजबान देश है भारत, और भारत में इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो भारत में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहा? तो इंदिरा गांधी कह लिए ना इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहला खो खो विश्व कप खेला जाएगा। कब? तो 13 से 19 जनवरी के बीच। कब? तो 13 से 19 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा भारत में पहली बार। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी बात करें ना, हाल ही में कह लीजिए 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई और उन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 4 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, और ये भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है जो इस साल 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, जिनमें से एक खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह, दूसरे नंबर के खिलाड़ी कहिए डी गुकेश। कौन? तो डी गुकेश हैं। तीसरे नंबर पे प्रवीण कुमार हैं, प्रवीण कुमार हैं, जबकि चौथे नंबर पे खिलाड़ी कौन? तो चौथे नंबर पे आपके हैं मनु भाकर। तो ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, डी गुकेश जिन्होंने अभी शतरंज का विश्व खिताब जीता है, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं और इन्होंने T64 कैटेगरी में अभी पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनु भाकर निशानेबाजी में अभी इन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया। तो अभी 4 खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, जबकि 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया, जबकि उससे पहले ये राजीव गांधी के नाम पे पुरस्कार प्रदान किया जाता था। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुल 32 नियमित श्रेणी में और 2 लाइफ टाइम श्रेणी में यानी 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जबकि 5 जो कोच हैं उन 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 कोचों को दिया जाएगा, 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, जबकि 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये रिवाइज रखेंगे आप पॉइंट। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? तो कहना अभी मणिपुर में कह लिए ना पड़ोसी सीमा यानी म्यांमार से जो सीमा लगने वाली है FMR सीमा जिसको बोला जाता था, फ्री मूवमेंट रिजीम कहा जाता था, जिसको अभी गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले समाप्त करने की घोषणा की थी। तो फिर से नए सिरे से बाड़बंदी करने के लिए मणिपुर के मोरेह में 9 किलोमीटर लंबी बाड़बंदी की जाएगी, यानी बाड़ लगाई जाएगी, सीमा पे एक तरह से नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। तो 9 किलोमीटर बाड़बंदी का काम मणिपुर के किस जगह पे? तो मोरे में, और यह कार्यक्रम जनवरी 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी जो यूपीआई है कितने लेन देन को प्रोसेस किया? तो अभी दिसंबर 2024 में यूपीआई के द्वारा कुल 16.73 बिलियन का लेन देन किया गया, और अभी यूपीआई की मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है किसको? व्हाट्सएप को। किसको? तो व्हाट्सएप सेवा को भी यूपीआई सेवा अभी हाल ही में क्या की गई है? प्रदान की गई है, जिस न्यूज को भी आप याद रखेंगे। और दिसंबर 2024 में कुल यूपीआई के माध्यम से 16.73 बिलियन का लेन देन किया गया। आइए अब बात करते हैं, अब बात करें कभी आपसे कि यूपीआई सेवा भारत में कब शुरू की गई थी? तो यूपीआई सेवा भारत में शुरू की गई थी कब? वर्ष 2016 में। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से शेंगेन जोन में पूर्ण सदस्य कब बने हैं? तो बात यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। कहेगा ना कि शेंगेन जोन, तो आपसे कभी पूछे कि शेंगेन जोन क्या होता है, शेंगेन जोन क्या होता है, जिसका अभी हाल ही में मेंबर बने हैं कौन? रोमानिया और बुल्गारिया, और इन दोनों के मेंबर बनने का कार्य हुआ कब? तो कहने 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया। तो रोमानिया की राजधानी हम पढ़े अगर कहां होती है, तो इसकी राजधानी होती है बुखारेस्ट। कहां होती है? बुखारेस्ट। जबकि बुल्गारिया की राजधानी होती है कहां पे? तो बुल्गारिया की राजधानी होती है सोफिया। और अभी ये दोनों देश शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2025 को किस में? शेंगेन जोन में। तो कहना कि शेंगेन जोन क्या होता है? तो ये यूरोप के
कहां के? तो यूरोप के पहले 25 थे और 2 देश शामिल हो गए, यानी यूरोप के 27 देशों का एक, कह लीजिए ना कि यात्रा क्षेत्र होता है, यात्रा क्षेत्र होता है जिसमें यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कह लीजिए ना कि यूरोप के 27 देशों का एक ऐसा क्षेत्र है जो मुख्यतः एक देश का निर्माण करते हैं, यानी एक क्षेत्र का है। तो ये दुनिया के 27 देश, लेकिन यात्रा करने के लिए, पर्यटन के लिए ये एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और इसके लिए लग्जमबर्ग, यूरोप का एक देश है ना, लग्जमबर्ग के, कह लीजिए लग्जमबर्ग के शेंगेन शहर में 1985 में एक समझौता किया गया था, जिसके तहत ये जो देश होंगे, क्षेत्र होंगे, ये यात्रा के लिए वीजा मुक्त क्षेत्र होंगे और कोई भी पर्यटक इन क्षेत्रों में जाकर के यात्रा कर सकता है 90 दिनों तक। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। तो सीधा सा अगर कहें शेंगेन जोन क्या होता है, तो यूरोप के 27 देशों का वीजा मुक्त, कह लीजिए, क्षेत्र होता है। और इसमें अभी हाल ही में 2 देश शामिल हुए हैं, कौन? रोमानिया और बुल्गारिया, जिससे इसमें शामिल होने वाले देशों की संख्या हो गई है कितनी? तो 27। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, कलियर ना। अगले प्रश्न पे अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न है आपके लिए, 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम में फाइनल में केरल को 1-0 से हरा करके संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो अभी बात करें ना तो 78वें नंबर का, 78वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया 2024 में, और इसका खिताब जीता है किसने? पश्चिम बंगाल ने। किसने खिताब जीता? तो पश्चिम बंगाल ने अभी इसका खिताब जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो केरल को 1-0 से पराजित करके, केरल को 1-0 से पराजित करके पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार, कब? तो कह लिए 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। और संतोष ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली ये फुटबॉल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, जिसका प्रारंभ हुआ था कब? तो 1941 में, 1941 से खेली जाती है संतोष ट्रॉफी। जबकि भारत की सबसे पुरानी अगर फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करें तो हम पढ़ते हैं डूरंड कप के बारे में, और डूरंड कप कब से? तो 1888 से खेली जाने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो अभी संतोष ट्रॉफी का फाइनल कहां पे? तो बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम, कहां पे? हैदराबाद में। और इसका 33वीं बार विजेता बना है कौन? पश्चिम बंगाल। जबकि उप विजेता रहा कौन? तो उप विजेता रहा केरल। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अभी विश्व ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क यूएसए में, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। और इसका संयुक्त रूप से विजेता बनाया गया, संयुक्त रूप से विजेता बने हैं कौन? तो मैग्नस कार्लसन और यान नेपोनियाची ने। तो कह लिए ना, ये मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के विश्व चैंपियन है और ये रूस के ग्रैंड मास्टर हैं, और इन दोनों के बीच फाइनल में खेली गई जो 3 बाजियां थी, ये 3 बाजियां बराबरी पे छूटी, जिसके कारण से दोनों लोगों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। संयुक्त विजेता घोषित किया गया किसको? तो मैग्नस कार्लसन और यान नेपोनियाची को। और अभी बात करें ना, इसका महिलाओं का खिताब किसने जीता है? तो महिला की विजेता बनी है भारत की कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार ब्लिट्ज प्रतियोगिता विश्व शतरंज की जीतने का काम किया है। तो महिलाओं में विजेता है कोनेरू हम्पी, जबकि पुरुष में संयुक्त विजेता है मैग्नस कार्लसन और रूस के ग्रैंड मास्टर। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पॉइंट आप याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? यानी आईएमडी यानी भारतीय जो मौसम विज्ञान है उसके द्वारा 2024 को किस प्रकार से नामित करने का काम किया गया है? तो 2024 1901 के बाद भारत में सबसे, कह लिए ना, गर्म वर्ष रहा। कह लिए 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है किसको? तो 2024 को। तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 1901 के बाद से कह लिए लगभग 123 वर्षों में कहिए सबसे अधिक गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया किसको? तो 2024 को। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके सामने,
वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहां पे आयोजित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एग्जाम्स के लिए। तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब से कब तक? तो 5 से 9 फरवरी के बीच में भारत मंडपम नई दिल्ली में वेव्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। और बात करें वेव्स की तो कह लिए ना कि एक तरह से वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट बोलते हैं। क्या? वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन होगा कहां पे? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब? तो 5 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है आपके सामने, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल। भारत में के लिए ना समुद्र के ऊपर बना कांच का पहला पुल किस स्थान पे उद्घाटन किया गया? तो अभी इसका उद्घाटन किया गया है कन्याकुमारी में, और इसका उद्घाटन किया तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन ने। किसने? तो एम.के. स्टालिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कन्याकुमारी में। और इस जो कांच का पुल है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 77 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। तो 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा कांच का यानी ग्लास ब्रिज आप कहिए। क्या? तो कहे ना ग्लास ब्रिज। और इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इसकी लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो कह लिए ना कि ये कहां पे है? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। आइए अब आगे, तो ये जितने भी कह लीजिए ना आपने क्वेश्चन देखे हैं, जितने भी आपने पॉइंट देखे हैं, ये सभी पॉइंट पिछले 5 दिनों के या इस सप्ताह यानी जो 2025 में 5 दिन बीते हैं उनसे संबंधित जो भी घटनाक्रम रहे हैं या इस हफ्ते से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उनका ब्यौरा रहा। तो इस वीडियो को, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, तो इसको आप एक बार देखिए और जितनी भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं इनको रिवाइज कर दीजिए। तो कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।